आत्मनिर्भर भारत। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में हुआ जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। नागौर 23 मार्च। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उस देश के युवा होते हैं और भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत अधिक है, जो कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। यह बात जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में कही। वे नेहरू युवा केंद्र द्वारा नई शिक्षा प्रणाली, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। जिला कलेक्टर समारिया ने कहा कि भारत का युवा अपनी प्रतिभा के लिए विश्व भर में पहचाना जाता है और युवा संसद जैसे कार्यक्रम ऐसी प्रतिभाओं को बेहतरीन दिशा देकर लोकतंत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करवाते हैं। उन्होंने इस दौरान मौजूद विद्यार्थियों से संवाद करते हुए भारतीय लोकसभा में कितनी सीटें हैं, वे महिलाओं को पहली बार मताधिकार देने वाला देश कौन सा है जैसे सवाल पूछकर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन भी किया। जिला कलेक्टर ने पड़ोस युवा संसद में उत्कृष्ट रूप से अपनी बात रखने वाले प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में मौजूद नगर परिषद सभापति मितू बोत्रा ने युवाओं को संबोधित करते हुए स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और युवाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहते हुए शहर के सौंदर्यीकरण में अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान जिला कलेक्टर व नगर परिषद सभापति ने कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से साथ की गई। कार्यक्रम में मनीष शर्मा ने आत्मनिर्भर भारत व बीएल कासनिया ने नई शिक्षा नीति पर उद्बोधन दिया। साथ ही विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, कविता पाठ एवं बालिका विद्यालय मुंडवा की बालिकाओं ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत को याद करते हुए मुकाबनिय की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धीरज कुमार दवे, जिला खेल अधिकारी भंवरराम सियाक, स्काउट गाइड मीनाक्षी भाटी व विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक तथा स्काउट गाइड व स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद सिंह झोरडा ने किया। कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी, जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रमण, रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तेज गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से ये जरूरी हो गया कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो तो सीखे, उसी के साथ में सीखते रहने की कला भी सीखे। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली और समग्रता समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली पर अवश्य रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और समान क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। ये है कि हम शिक्षा नीति क्यों लेके आ रहे हैं। अब हमारी शिक्षा नीति में क्या क्या बातें, क्या क्या योजनाएं हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा। तो महोदय, प्राथमिक शिक्षा यानी पहली से 5वीं तक हमने प्रावधान रखा है कि ये जो शिक्षा है मायड़ भाषा यानी मातृभाषा में ली जाए और ये गांधी जी को ध्यान में रख के लाया गया है। आपको याद होगा गांधी जी का एक वाक्य। अध्यक्ष महोदय, ये अभी मायड़ भाषा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट लिखा है अपने राज्य के अनुसार सुनिए, उसके बाद में आपको भी मौका दिया जाएगा। कृपया शांति बनाए रखें। धन्यवाद महोदय मेरा पक्ष लेने के लिए। नहीं, ये ना इस मायड़ भाषा की बात कर अलग अलग राज्यों की अलग भाषाएं। सरकार पहले आपकी थी, मायड़ भाषा को मान्यता नहीं मिली, ये आपकी गलती थी। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप
ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें दूसरे राज्य के लोग हो अगर गुजराती में सीख रहे हैं तो हम हमारी राजधानी भाषा हमारी कल्चर उसको कैसे सीख पाएंगे उस भाषा से? ये नहीं पूरी बात सुनिए, आपने आपने शिक्षा नीति को पूरा पढ़ा नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि राजभाषा हिंदी के द्वारा इसमें शिक्षा दी जाएगी, तो अदर राज्यों के लोगों को अपने संस्कृति को कैसे जानकारी? मेरी मातृभाषा की बात की, अलग अलग राज्य की मातृभाषा, राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, तो सब राज्यों की अलग अलग मातृभाषा की बात की है। हमारी मातृभाषा को संविधान में दर्जा भी नहीं मिला ना, मारवाड़ी को कैसे समझा तो सकते आपकी हैं? गलती, सरकार में आप थे, इतने सालों से सरकार में सत्ता में आप थे, मातृभाषा का दर्जा नहीं मिला तो आप उसका ठिकाना हम पे नहीं बोल सकते। ये आपकी गलती नहीं मिलने की वजह आप सब लोग में हो सकते हैं, मातृभाषा का दर्जा मिलने की वजह क्या है? इसमें टाइम लगेगा, मिलनी जाएगी हमें। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ, आप मुझे पहले नीचे बैठने का कहिए प्लीज। प्लीज आप मेरी साइड वाले नीचे बैठ जाइए, एक बार इनके बोलने को मौका दीजिए। खेलने का बोझ नहीं, खेल खेल में शिक्षा। हम अधिकतर जो आजकल मनोवैज्ञानिक दौर में जी रहे हैं कि बच्चे जितना उनका वजन नहीं है उससे ज़्यादा उनके जो पीठ पे थैला रखा रहता है उसमें किताबों और पुस्तकों का रहता है भार। तो हमने ये किया कि जो बच्चा स्कूल में परवरिश ले उससे पहले आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या अन्य क्षेत्र में उन्हें पहले शिक्षा दी जाए, चित्र, रंग और जो भी अक्षर वर्णमाला है वो पहले सीखें और खेल खेल में सीखें, इससे उनके खेलने का बोझ नहीं रहेगा। तीसरा है तकनीकी ज्ञान में कौशल विकास, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन। तकनीकी की बात करें तो हमारे देश में तकनीकी का विकास होता रहता है, हमारे इंजीनियर और यदि तकनीकी की बात होती तो हमारे देश के युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। इस तरह जो रोजगार के लायक वो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, तो ये तकनीकी कहाँ है? ये भी आप ही की गलती है। ये नहीं सत्ता में पहले कौन था, इतने सालों तक राज किसने किया? आप इसीलिए बोल के पहले मेरी पूरी बात सुनिए, आपको अपनी बात करने का मौका दीजिए अध्यक्ष महोदय, और मुझे भी तो पहले मेरी बात सुनिए। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और केटरिंग आदि में डिप्लोमा और कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। किसी मनपसंद विषय को ले सकता है। हम अधिकतर देखते हैं जैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ये तीन अलग अलग वैकल्पिक, इनको अलग अलग वैकल्पिक विषय में बांट रखा है। कॉमर्स वाला सिर्फ कॉमर्स के विषय, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स के और विज्ञान वाला सिर्फ विज्ञान के विषय को ले सकता है। पर अब इसमें एक नया प्रावधान ये भी है कि अगर आर्ट्स वाला साइंस पढ़ना चाहे तो एक विषय वो भी ले सकता है, तो इसमें बहुविषय का भी प्रावधान है। फिर है लचीलापन, जिसे हम नाम दे सकते हैं, इस बहुविषय और बहुभाषा को नाम दे सकते हैं लचीलापन। तो जो नई शिक्षा नीति उसमें लचीलापन नहीं, कहीं से भी कठोर नहीं है। आप जिस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों के लिए लचीलापन वाली है। फिर है जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास। आज हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा कौशल विकास या जिसे बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो हमारे भारत के सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी लोग इसलिए पिछड़ गए, उनको अपनी बात किस तरह रखनी है, कैसे रखनी है, कब और कहाँ रखनी है, ये को प्राप्त किया जा सकेगा। क्योंकि भारतीय कला, साहित्य, योग, आयुर्वेद, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत जैसे विषयों में शोध कार्य किए जाएंगे। तो सोचिए, जो हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाके पढ़ते हैं, अब विदेश वाले भारत आएंगे भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास, योग, आयुर्वेद इन सब पे शोध करने के लिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना, फीस निर्धारण और पारदर्शी शुल्क। तो ये थी हमारी बिल की कुछ विशेष बातें जिनको मैंने रखी, और अब मैं बैठने की अनुमति चाहूँगी और विपक्ष की बात भी सुनना चाहूँगी। आप पहले अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि नई शिक्षा नीति के विरोध में जो मैं कहना चाहता हूँ वे ध्यान से सुने सभी। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बड़े नामी ग्रामीण स्कूलों में 25% गरीबों को कोटा कैसे पारदर्शी होगा। ये RTI एक्ट 2009 के दायरे में आना चाहिए। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था जिक्र नहीं किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, IIT, IIM या सिविल सर्विस के लिए कहीं भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है कोचिंग की सरकार ने भी इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत ये भी बड़ी एक समस्या है, नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने का कोई जिक्र नहीं किया गया। ये इस एक्ट की बहुत ही बड़ी कमी है। और छात्रों के हित के स्किल डेवलपमेंट के लिए खास लफ्जों नहीं दी गई, जिससे कोई तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं। अभी नई शिक्षा नीति के तहत अब डिजिटलीकरण ज़्यादा हो रहा है, ऑनलाइन क्लास है, वैसे
ऑनलाइन क्लास से अच्छी बात है की जाए कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस सरकार ने स्टार्ट भी कर दी तो ये गांव ढाणी तक इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है कि गांव के बच्चे शिक्षा ये ऑनलाइन एजुकेशन का कोई लाभ नहीं ले पा रहे, इसलिए इस पर भी मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करें इसमें कुछ संशोधन किया जाए। और एक महंगी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में विदेश विश्वविद्यालयों में प्रवेश का हमारा प्रश्न किया गया है। विभिन्न शिक्षावादियों का मानना है कि विदेश विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चुनौती। ये न्यू सक्सेस शुरू करें और दूसरे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए अगर पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है तो दूसरे स्कूलों में जाके देखिए। और प्राइवेट स्कूल वाले ज़्यादा क्यों बुला रहे हैं आप सारों को, क्यों इंग्लिश में शिक्षा दे रहे हैं? हम ये हमारी मातृभाषा सीखेंगे तो मैं इंग्लिश भाषा कैसे सीखेंगे और फ्रेंच भाषा कैसे हम बात करेंगे? इसमें आगे जाके बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस डेवलप कैसे करेंगे दूसरे देशों में? आप सोच के बताइए। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो विपक्ष ने अपने सवाल ताके हैं उनके जवाब में देना चाहूँगी। पहला सवाल ताका इन्होंने कि इन्होंने जो कमज़ोर आर्थिक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, तो इसमें एक ये भी प्रावधान है कि जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, जो विद्यार्थी पढ़ने में होशियार होंगे, उनकी सरकार शुल्क देगी, उनकी सहायता करेगी और जितना हो सकेगी, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो या आगे करियर के लिए हो, तीनों के लिए उन्हें सरकार आर्थिक सहायता करेगी। दूसरा सवाल इन्होंने जो सांसद महोदय ने दागा, वैश्वीकरण के व्यापार कैसे करेंगे, तो इन्होंने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि विदेश जाकर व्यापार करने की ओर। हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश का पेशा हम इसी में लगाना चाहते हैं। देश में जाकर दूसरे देशों में भी करना एक बार इनकी बात सुनने दीजिए। तो फिर आत्मनिर्भरता की बात कहाँ हुई? और आपने बात की स्कूलों की हालत की, तो स्कूलों की हालत भी मैं कितनी बार कहूँ कि पिछली बार सरकार आपकी, इतने सालों से राज आपने किया, माना कि आपने बहुत अच्छे सुधार किए, आप भी 2 नीतियाँ लेके आए, लेकिन हमने उस नीति का स्वागत किया, तो आप इस नीति का स्वागत क्यों नहीं करते? क्यों आप बार बार विरोध कर रहे हैं? आप पूरे बिल को सुनते नहीं, बीच बीच में सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपने 3 सवाल ताके, हमने तीनों के जवाब दिए। अध्यक्ष महोदय, अगर फिर भी इनके कोई सवाल हो तो दीजिए, तो फिर मैं अनुमति चाहूँगी। अगर आपके कोई मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अध्यक्ष महोदय जी, हम इस प्रकार की नीति का विरोध करते हैं। इस प्रकार की नीति लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये मनमानी कर रहे हैं। इस नीति के शिक्षा नीति में अंग्रेजों वाली पॉलिसी की बात हो रही है, ऐसे कोई नहीं अपनी मनमर्जी से नीति बना दी है, ऐसे लागू नहीं होने देंगे हम। इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए जो आवश्यक है। ये बिल इसीलिए तो पेश किया गया कि हमारे जो बिल में कुछ कमियां, कुछ खामियां हैं, उनमें हम संशोधन करें, पर ये तो पूरी नीति को ही गलत बता रही, जो कि गलत है। हाँ, हो सकता है इस नीति को अगर हम धरातल पे लाएं तो उसमें समय लगे, तो हमने आपसे समय भी मांगा है कि हमें कुछ समय दीजिए, हम संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, हम तकनीकी भी उपलब्ध करवाएंगे। जो बच्चे कमजोर हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी हम जो तकनीकी जो उपकरण है वो उपलब्ध करवाएंगे, पर आप पूरी बात सुनिए पहले। जनाब साहब, आप कह रहे हो जो है ना डिग्री विग्री सारा लेकर विदेश में जाना पड़ता है, क्यों? नौकरी करने के लिए। यहाँ पे हमारे बेरोजगार ज़्यादा है, यहाँ पे नौकरी कुछ भी नहीं मिलती है। तभी तो हमने बात की है कि यहाँ कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास पे सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। 10वीं के बाद से बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि वो जब भी कॉलेज या स्कूल से बाहर निकले तो बेरोजगार ना रहे, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। इन्होंने जो बोला कि 10वीं के बाद में रोजगार क्या उपलब्ध होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि 9th के बाद में ही सब्जेक्ट चूज करने में ये 10वीं की बात करें, ग्रेजुएशन होने के बाद भी रोजगार नहीं है आपकी शिक्षा नीति में लोगों के पास अभी। तो आप मेरी बात धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमें ये अनुमति देने के लिए। और काफ़ी मैं कहना चाहूँगा कि एनर्जेटिक वातावरण देखने को मिला है, जैसे कि आपने देखा। शायद ही मेरे को ऐसा देखकर लग रहा है कि शायद इतना अच्छा मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। बहुत ही अच्छा है। और गर्ल को जो प्रेजेंट कर रही थी, उनका नाम क्या है? एक्सेलेंट सर, आप लग रही है। गुड अप्लॉज सर, उसके लिए एक बार सर जोर से
तो आप लोगों का जो उत्साह ये देखकर अब लगता है कि भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, जो 25 वर्ष की जो लिमिट लगाते हैं उसको शायद रिकन्सिडर करना पड़ सकता है। और आप में से ही बहुत लोग भविष्य में मतलब इस डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बनेंगे एज ए पार्टिसिपेंट, नॉट एज वोटर, मैं कह रहा हूँ एज ए पार्टिसिपेंट। आपसे ही कई लोग बनेंगे सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान, एमएलए, एमपी और आगे भी आशा करता हूँ कि काफ़ी मंत्री आप लोगों में से निकल के निकले। और जो हमारी नीतियों के बारे में चर्चा हो रही है, इतना अच्छा और इतनी क्लैरिटी हो तो बहुत ही बात क्या होती है। वेरी गुड। और आज 23 मार्च को आज इस आयोजन के लिए मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा है। शहीद दिवस में आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में खड़ी हुई इस आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि काफ़ी युवा हमारे साथी हमारे साथ हैं, तो मैं इसको थोड़ा इंटरेक्टिव वे में रखना चाहूँगा कि 2-3 सवाल अगर कोई लेना चाहे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा कितने हैं, कौन बता पाएगा? एग्जैक्ट मेंबर्स इन लोकसभा, टोटल सीटें लोकसभा में। ब्लैक शर्ट 545 including दो एंग्लो इंडियंस 543। ठीक, अच्छा एक थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको। फर्स्ट कंट्री जहां पे महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार मिला, फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री जहां पे महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, वोटिंग का राइट। इंडिया 1950 कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, उससे पहले इट वॉज न्यूजीलैंड। तो यही है हमारे जो डेमोक्रेसी का एक हम हिस्सा बनते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा है कि डेवलपमेंट ओवर ईयर्स ओवर टाइम होता है। नाउ पहले जैसे इंडिया कहते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि प्रधान देश है भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। धीरे धीरे हमें मूव करना है मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद सर्विसेज पे। और इंडिया का जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मोर देन 50% आबादी 25 ईयर्स की एज से कम है। तो कितनी यंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी युवा शक्ति है और इतना पोटेंशियल को कैसे यूज करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम धीरे धीरे अब मैन्युफैक्चरिंग के ना लेते हुए आगे नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सर्विस सेक्टर में हमारा एक प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आप ही करेंगे। इसमें मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे नॉलेज इकोनॉमी जो होती है, लाइक सिंगापुर का एक क्लासिक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। सिंगापुर की पॉपुलेशन, कैन एनीबॉडी गेस पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर? पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इज अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख के आसपास है। हमारे नागौर जिले की पॉपुलेशन नियरली 45 to 50 लाख है। तो लगभग हम ऑलमोस्ट हमारा नागौर जिला सिंगापुर एक सिटी उस पॉपुलेशन के आसपास होगा। एंड एट द सेम टाइम सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटल इज नियरली $60,000, $60,000 सिंगापुर की पर कैपिटल जीडीपी। इंडिया की जीडीपी इज एट $2,000 पर कैपिटल। ये अंतर है, दिस इज द गैप वी आर ट्राइंग टू लुक। ये जो अंतर है इसको कम करना है, इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए यूथ का, आप लोगों का। एक नॉलेज इकोनॉमी, एक नॉलेज सुपर पावर कैसे डेवलप करना है, और ये आप लोग कर सकते हैं। जितना आपका जो इंटरेस्ट है, जो एनकरेजमेंट है, जो आपका एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है, सही रूप में सही तरीके से इसको डाइवर्ट करने पर आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आज ये शहीद दिवस पे आप सभी युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आशा करता हूँ कि आप इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। और काफ़ी यूथ लोग हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाह सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर इंटरेक्टिवली अगर कोई सवाल या कोई पूछना चाहते हैं
दिनेश सोलंकी। उमेश चंद्र, जगदीश, जगदीश बलाराम। आज 8वां की चरणों में वंदन, सम्मानित मंच, टीचर्स और सामने बैठे हुए बच्चे। अभी जो प्रिंसिपल जोन की सर बोल के गए, मैं इतनी अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, पर फिर भी आपको शहीद दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो शहीदों को नमन, और आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि शहीद दिवस शहीदों को भूलना नहीं है, हमें उन्हें याद रखना है और उनके पद चिन्हों पर चलना है। आज़ादी की लड़ाई खत्म हो गई, हम आज़ाद हो गए, पर हम किसी न किसी रूप में देश की सेवा करनी है। चाहे डॉक्टर बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनोगे तो आप देश की सेवा उस रूप में भी कर सकते हो। और इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि पढ़ाई करके और किसी न किसी रूप में हमको देश की सेवा करनी है। मैं नगर परिषद की सदस्य हूँ, इसलिए सफाई के बारे में भी आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, हमें घर को तो साफ रखना ही है और अपने आसपास को भी साफ रखना है। आप लोगों को प्रेरित करें कि इधर उधर कचरा ना डालें, नगर परिषद की गाड़ी आए तो कचरा उसी में डालें, और कोशिश करें कि आप कचरा ना फैले और हमारा नागौर है वो देश में नंबर 1 बने। जय हिंद, जय भारत। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज टाउन हॉल में जो प्रोग्राम कराया गया, तो उससे क्या आप बताना चाहोगे? आज 23 तारीख शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो युवा हैं, देश की रीढ़ हैं, ये राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता बढ़ाएं। जब भी कोई नई नीति बनती है तो सरकार उसके लिए बहुत सारे सजेशंस मांगती है युवाओं से, और युवा अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर दिखाते हैं। तो इस तरह की पड़ोस संसद करवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जितने भी युवा हैं हमारे देश के, वो नई नीति निर्माण में, नई पॉलिसी मेकिंग में जितनी भी गतिविधियां होती है विकास की, उनके बारे में जानें और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और उसको समझें बहुत गहन तरीके से, जिससे उनके भविष्य साथ ही देश के भविष्य में भी बहुत विकास हो।